हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। ये आपके क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 5 है। आपको पता है हम आपकी बुक का हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, क्योंकि एक ये सीरीज चलती आ रही है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं एनसीएम को, एनसीएम मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, 6 फरवरी 1922 को जब गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं मूवमेंट को, जस्ट बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। अब क्या होता है, क्योंकि मूवमेंट खत्म हो गया। पहले क्या था, मूवमेंट चल रहा था तो सारे के सारे लीडर्स, कांग्रेस के जितने भी लीडर थे वो मूवमेंट में लगे हुए थे, अलग अलग एरिया में मूवमेंट लॉन्च कर रहे थे। लेकिन अब मूवमेंट खत्म हो गया है, ठीक है, अब सारे नेता फ्री हो गए हैं। तो फिर हमने देखा था कि स्वराज पार्टी बनती है। क्यों? क्योंकि कुछ कांग्रेस मेंबर जो वो काउंसिल इलेक्शन में दोबारा से पार्टिसिपेट करना चाहते थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे कैसे सिविल साइमन कमीशन आता है, जिसका इंडियंस विरोध करते हैं, अपोज करते हैं लगातार। एंड साइमन गो बैक के स्लोगन जो है, यानी कि नारे जो है, नारेबाजी चलती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे जो जवाहरलाल नेहरू हैं और सुभाष चंद्र बोस जो है वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं होते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस में बैठक होती है, वो लोग उनसे भी उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजी वाज वेरी रेडिकल। देयर पीपल जस्ट वांट नाउ पूर्ण स्वराज, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस अब उनको चाहिए थी। ठीक है, वो छोटे मोटे चीज़ों से अब जो है खुश होने वाले नहीं थे। अब वो कहते थे कि अब हमारे को पूरी आज़ादी चाहिए। ये सब हमने पहले पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि वो जो पीछे के 3 इंसिडेंट हुए थे, 3 इवेंट्स जो हुए थे अलग अलग, उन्होंने कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक रास्ता प्रोवाइड किया, एक वे प्रोवाइड किया। ठीक है, वो एक बैकग्राउंड था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो इसलिए हम उसका वीडियो का नाम भी है टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बातें बिल्कुल सुनती ही नहीं है इंडियंस की, अलग अलग मेंबर्स बोलते रहते हैं लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है, तो गांधी जी आते हैं। आपको पता है भी गांधी जी बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है, सब उनकी बात सुनते ही हैं। तो अब गांधी जी आएंगे और अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और स्टार्टिंग कैसे होती है बेटा? इसकी स्टार्टिंग होती है सॉल्ट मार्च से। अब सॉल्ट मार्च क्या थी, तो देखो मैं आपको बताती हूँ सॉल्ट मार्च क्या थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट की इंसिडेंट है हमारे इतिहास का। ठीक है, तो 31 जनवरी 1930 को क्या होता है? हाँ, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी जो है एक लेटर भेजते हैं वायसरॉय इरविन को। अपने उसमें कुछ डिमांड्स पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, चलो आपने हमारी बात नहीं सुनी, फर्स्ट राउंड टेबल का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला क्योंकि लोग, कांग्रेस के लीडर उससे खुश नहीं थे, सब कुछ छोड़ते हैं। अब आप मेरी एक सिंपल सी बात सुनिए, मैं आपके आगे 11 डिमांड्स पेश करता हूँ। एक लेटर लिख के गांधी जी भेजते हैं वायसरॉय इरविन के पास, और वायसरॉय इरविन उस लेटर को पढ़ते हैं। अब जो 11 डिमांड्स थी गांधी जी की, वो कैसी डिमांड थी? वो कुछ ऐसी डिमांड थी जो सोसाइटी के हर पर्सन के लिए, हर इंसान के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो गांधी जी ने अपनी जो डिमांड्स थी उसमें सभी वर्गों का, अलग अलग सोसाइटी के लेवल्स का जो है बहुत ध्यान रखते हुए अपनी 11 डिमांड्स पेश की थी। लेकिन वायसरॉय इरविन लेटर पढ़ के जो है कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं होता है, उनका कुछ हेल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लेकिन गांधी जी ने क्या बोला था? गांधी जी ने कहा था कि ये एक तरीके से मान लीजिए मेरा लेटर चुनौती है कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। अब देखो वायसरॉय इरविन को लगता है कि ये गांधी जी तो यार हर बार का है इनका। अभी अभी इन्होंने पहले रोलाट एक्ट मूवमेंट चलाया था, फिर उन्होंने एनसीएम चलाया, बार बार मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते। तो जो इरविन है वो कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी डिमांड थी। 11 डिमांड थी, वो अलग अलग सोसाइटी के वर्गों को डिनोट करती थी, दिखाती थी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड थी, वो क्या क्या थी? तो देखो, डिमांड ऑफ अबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स एंड द मिनिमाइजेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू कम करिए, एंड सॉल्ट टैक्स को बिल्कुल अबॉलिश कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही घिनौना रूप है आपका, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आप बोलेंगे कि ये सॉल्ट टैक्स क्या था, तो मैं आपको बता दूं ये क्या था। लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में सॉल्ट प्रोडक्शन पे अपना एक क्या कहते हैं मोनोपोली स्टैब्लिश कर दी थी कि भाई जो नमक है वो तो सिर्फ हम ही बनाएंगे और इंडियंस को हमारे से नमक खरीदना पड़ेगा, और हमारे से नमक खरीदेंगे तो कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। तो गांधी जी को लगता है कि ये बहुत ही मतलब एक गलत बात है कि हमारे से एक बेसिक नेसेसिटी चीज़ जो है उसके ऊपर भी एक हमको टैक्स जो है वसूल देना पड़ता है। और
ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बिना किसी मशीन से बनाते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि ये बहुत ही गलत डिमांड है जो हमारे से सॉल्ट टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी ने बोला कि मेरे को लोगों को अगर इकट्ठा करना है तो एक ऐसा सिंबल लेना पड़ेगा जो सभी सोसाइटी का हर एक इंसान इस्तेमाल करता हो, ठीक है, जो सोसाइटी के हर मेंबर को रिप्रेजेंट करता हो, हर मेंबर उसको अपने आप जोड़ कर देखे। तो इसलिए गांधी जी किसको चूज करते हैं, सॉल्ट को, नमक को चूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है नमक का कोई वो नहीं है कि हाँ कोई स्पेशल लोग यूज करते हैं, नहीं, चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, नमक सब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नमक के बिना खाना बिल्कुल बेस्वाद है, ठीक है। तो गांधी जी इसलिए क्या करते हैं, गांधी जी सॉल्ट को चूज करते हैं। बेटा आपके पेपर में ना 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि वाई द गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ रिबेलियन, मतलब अपने विरोध के लिए क्यों सॉल्ट को एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो स्टायर डिमांड थी उनकी, स्टीयर डिमांड मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ मीडियम दैट कुड यूनाइट द नेशन, क्योंकि देखो सॉल्ट सब इस्तेमाल करते तो इससे क्या होगा, सारे के सारे लोग एकजुट हो जाएंगे और मेरे साथ आ जाएंगे, इसलिए गांधी जी ने नमक को इस्तेमाल किया, ठीक है। और फिर वो अपना लेटर भेजते हैं। लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम। गांधी, मैंने बताया ना, गांधी जी ने कहा था कि भाई ये मेरी एक चुनौती है, ये एक अल्टीमेटम है कि अगर आपने मेरी ये 11 की 11 डिमांडें फुलफिल नहीं की बाय द 11 ऑफ द मार्च, यानी कि 11 मार्च तक अगर आपने मेरी डिमांड्स पूरी नहीं की तो मैं क्या करूंगा, आई विल लॉन्च अ नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दैट वॉज द गांधी जी अल्टीमेटम। चुनौती थी गांधी जी की, भाई मेरी बात मान लो वरना अच्छा नहीं होगा, वरना मैं मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। और वायसराय इरविन इनकी बात को हल्के में लेता है, अरे गांधी जी हर बार ऐसे ही बोलते हैं, तो वो बात में बिल्कुल ध्यान नहीं करते हैं। अब गांधी जी को आता है गुस्सा, गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी अब स्टार्ट कर देंगे अपनी सॉल्ट मार्च। चलो भाई सॉल्ट मार्च क्या आती है अब हम पढ़ते हैं। सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च, देखो दोनों एक ही बात होती है, सॉल्ट मार्च बोले चाहे डांडी मार्च बोले एक ही बात होती है। ये बिगन कब होती है, यानी कि शुरू होती है 12 मार्च को। 11 मार्च तक उन्होंने बोलते कि अगर आपने 11 मार्च तक मेरी बात नहीं मानी तो मैं 12 मार्च से क्या कर दूंगा, अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो नहीं बात, वायसराय इरविन कोई ध्यान देते ही नहीं है इनकी बात में। तो मार्च 12 1930 यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या करा, अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ मिलके अपनी एक क्या स्टार्ट कर दी, एक रैली स्टार्ट कर दी। अब आप बोलेंगे 78 क्या है, मतलब 78 लोग ही क्यों, इससे ज्यादा या इससे कम क्यों नहीं। तो देखो मैं आपको बता दूं, सॉल्ट मार्च में ना ले जाने के लिए गांधी जी ने अपने साथ किन बंदों को लेके जाएंगे, कौन कौन से वॉलंटियर उनके साथ जाएंगे, इसका भी चुनाव हुआ था। मतलब मान लो ऐसी कई भर्ती निकली थी और गांधी जी ने बंदे भरे थे उसमें कि मेरे साथ कौन कौन जाएगा मार्च में। तो गांधी जी ने ऐसे लोगों को अपने साथ वॉलंटियर बनाया जो तेज चल सकते थे, यानी कि हेल्दी थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि गांधी जी देखो पतले दिखते हैं लेकिन काफ़ी फिट थे। तो ये 78 बंदे वो थे जो काफ़ी तेज गांधी जी के साथ चल सकते थे। और क्या था ना, उनको हर मतलब डेली उनको 10 मील चलना होता था। क्यों, क्योंकि उनकी जो पूरी रैली मतलब पूरी जो उनकी यात्रा थी वो कितनी थी, 240 माइल्स तक की थी। तो गांधी जी ने कहा कि हमारे को इतने तेजी से चलने वाले लोग चाहिए जो डेली 10 मील चल सकें, ठीक है। यानी कि 10 मील चलते थे, फिर थोड़ा सा टाइम रेस्ट करते थे। फ्रॉम गांधी जी आश्रम, अब देखो रैली स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो रैली स्टार्ट हुई थी गांधी जी के आश्रम से। रैली भी नहीं, इसको मार्च बोलेंगे कि मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रैली या मार्च स्टार्ट फ्रॉम द गांधी जी आश्रम इन द साबरमती। देखो साबरमती में ना गांधी जी का आश्रम है। 1915 में जब अफ्रीका से गांधी जी वापस इंडिया आते हैं तो गुजरात के साबरमती में अपना अहमदाबाद में बेसिकली अपना एक आश्रम बनाते हैं। उस आश्रम का नाम भी साबरमती आश्रम ही होता है, ठीक है। तो साबरमती से उनकी मार्च स्टार्ट होनी थी और कहाँ पे खत्म होनी थी, कोस्टल टाउन ऑफ द डांडी में खत्म होनी थी। बेटा पेपर में ना आपसे मैप भरने के लिए पूछेगा कि डांडी भर के दिखाओ, तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से अपने वर्डिंग को देखिए क्या लिखा हुआ है, कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। यानी कि अगर आपको ऐसे मान लीजिए कि आपका ये गुजरात का मैप कुछ ऐसा सा है, ठीक है, ये आपका कुछ ऐसे गुजरात का मैप है, राइट। तो गांधी जी का आपको जो डांडी कहाँ पे दिखाना है, कोई भी कोस्टल एरिया जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, कहीं पर भी आ जाए आपको कोस्टल एरिया में आपको डांडी दिखा देना है। अगर आप यहाँ बीच में बना देंगे तो बिल्कुल गलत कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि बीच में नहीं है, कोस्टल एरिया है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी पता होती तो ना ध्यान से पढ़ा करो चीज़ों को, तो थोड़ा बहुत तो आपका मैप वर्क ऐसे ही निकल जाता है। थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन कोस्टल एरिया में ही दिखाना है अपना डांडी को, ठीक है। तो 24 दिन तक वही चलते हैं। डेली 10 मील का उनका एक होता है कि हाँ डेली 10 मील की दूरी हमें कवर करनी है।
अब जब गांधी जी अपनी यात्रा कर रहे थे तो बीच बीच में रुका करते थे, जहाँ पे गांधी जी रुकते थे अपना वहाँ पे क्या करते थे, अपनी बातें बताया करते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे यानी कि थाउजेंड्स ऑफ द पीपल केम टू मीट गांधी जी। बेसिकली गांधी जी तो बहुत बहुत ही क्या थी, चार्मिंग पर्सनैलिटी थी उनकी, लोग मिलना चाहते थे, मसीहा मानते थे, तो लोग थाउजेंड्स की तादाद में लोग उनसे मिलने आया करते थे, उनको सुनने आया करते थे। ठीक है, अब फाइनली 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंच जाते हैं। तो देखो 12 तारीख से शुरू की थी और 6 अप्रैल को पहुंचे थे। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी फाइनली दांडी पहुंचते हैं। ठीक है, रीच द दांडी अ विलेज इन गुजरात एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ। और वहां पर जाके वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ जो सॉल्ट लॉ था उसको क्या करते हैं, डिफाई करते हैं। डिफाई मतलब विरोध करते हैं उसका। और क्या करते हैं, वहाँ पे जाके पानी को बॉईल करते हैं एंड मैन्युफैक्चर द सॉल्ट, यानी कि वहाँ पे जाके नमक बनाते हैं। और इस तरीके से गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो स्टार्ट हो जाता है। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब भी समझो आप। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है, डिसोबीडियंस मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, राइट। तो गांधी जी के इस मूवमेंट का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट जो भी अपनी बातें बोलती है, गवर्नमेंट के जो भी कानून है, शांतिपूर्वक तरीके से उन कानूनों का आपको डिसोबीडियंस करना है, मतलब उनका उल्लंघन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर में ना, ये 5 मार्क्स तक का आता है, कई बार 3 मार्क्स का भी पूछा है, लेकिन 5 मार्क्स का ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए अलग से इस पूरी स्लाइड लेकर आई हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे बहुत आलसी होंगे जो कॉपी किताब लेके नहीं बैठे होंगे, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके 5 नंबर पूरे पक्के हैं, मैं आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ। इसको देखिए, ठीक है, बाकी समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, जिसको हम बोलते हैं एनसीएम। ठीक है, एनसीएम बोलते हैं हम इसको। अब जो एनसीएम था वो कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अलग था वो हम जानेंगे यहाँ पे। तो देखो एनसीएम कब स्टार्ट होता है ना, एनसीएम स्टार्ट होता है 1921 में। वहीं दूसरी तरफ आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल 1930 में दांडी में स्टार्ट होता है, जब गांधी जी सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं इन द दांडी, तो वहीं से आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब देखो एनसीएम यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की जो डिमांड थी, मेन गोल था, वो क्या था, स्वराज को अटेन करना, प्राप्त करना, एंड द सेल्फ रूल बाय डिमांडिंग डोमिनियन स्टेट। यानी कि हम क्या, जो एनसीएम लॉन्च किया था तो हमारी डिमांड थोड़ी कम थी। कम ये थी कि हम ना क्या कहेंगे, हम अंग्रेजों के अंडर में रह के काम करेंगे, लेकिन अपने तरीके से सरकार चलाएंगे। यानी कि हम कहीं ना कहीं आज भी किसकी आज्ञा का पालन करेंगे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का हम पालन करेंगे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के यानी कि ब्रिटेन की क्राउन जो है उसके अंडर में रह के एक डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। वो हम सिर्फ स्वराज चाहते थे, अपने एरिया में अपने तरीके से काम करना। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमारा जो गोल होता है वो और वाइड हो जाता है, वो और ज़्यादा फैल जाता है, एक्सपेंड कर देते हैं। हमारा जो गोल होता है वो एक्सपेंड हो जाके गोल क्या बन जाता है, अब हमारा गोल बन जाता है स्वराज टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए अब हमारे को, सिर्फ स्वराज नहीं चाहिए हमारे को, क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, लोकल स्केल पार्टिसिपेशन जो होता है आपका, यानी कि जो आपके स्मॉल स्केल मुस्लिम्स वगैरह होते हैं वो भी आपके एनसी में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना भाई, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है आपका, तो खिलाफत मूवमेंट में क्या होता है, मुस्लिम्स लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मुस्लिम्स लोग जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एनसीएम में। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स की जो पार्टिसिपेशन होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, मेरे लैपटॉप का चार्जर ज़रा बोल गया है, जस्ट 2 मिनट्स वेट करिए। या जस्ट हो गया, या हाँ फाइनली। तो हाँ, हम देखते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ना मुस्लिम्स बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ना मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कम होता है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को लगता है कि हमारे इंटरेस्ट का मतलब हमारे लिए नहीं हो रहा है। आपकी बार खिलाफत में तो उनका एक इंटरेस्ट था कि हाँ हमें अपने खलीफा के लिए लड़ना है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में उनके लिए कोई एक गोल नहीं था, इसलिए मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन कम थी। ठीक है, लेकिन एनसीएम में क्या था, वुमेन्स की पार्टिसिपेशन कम थी, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स ने काफ़ी मात्रा में पार्टिसिपेशन अपना जो है, मतलब लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन वुमेन्स ने अपना शो किया था यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था उसको सिर्फ 1.5 ईयर्स में ही गांधी जी कॉल ऑफ कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द वायलेंट इंसिडेंट ऑफ द चौरी चौरा। ऑन द अदर हैंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
रिमेन फॉर 2 ईयर्स, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और ये 2 फेजेस में होता है। अभी मैं बताऊंगी कैसे 2 फेजेस में होता है, अभी आप पढ़ते जाइए, ठीक है। बस चीज़ों को अपने माइंड में समझने की कोशिश कीजिए, डेट वगैरह सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए अभी आप, ठीक है। ये 2 फेज में होता है, कैसे होगा बताएंगे अभी। इन दिस मोमेंट, इस मोमेंट में क्या होता है भाई, इन दिस मोमेंट गांधी जी एम टू ब्रिंग गवर्नमेंट टू आ स्टैंड स्टिल बाय विड्रॉइंग एवरी सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें गांधी जी की एक बात होती है, गांधी जी सिर्फ एक बात बोलते हैं कि हमारे को क्या करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है कॉर्पोरेशन प्रोवाइड नहीं करना है, किसी तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करना है। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या करते हैं, गांधी जी बोलते हैं हमें ना तो सिर्फ उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना है, सॉरी ना तो हमें सिर्फ उनको सपोर्ट ही, उनसे हमारे को अपना सपोर्ट ही नहीं खींचना है, बल्कि हमें एक और काम करना है। हमें क्या करना है, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए गलत कानूनों को डिफाई करना है, ठीक है। इन दिस मूवमेंट गांधी जी एम टू पैरालाइज द गवर्नमेंट बाय अंडरटेकिंग एक्ट्स विच द ब्रिटिश कंसिडर्ड एज इलीगल, यानी कि जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट इलीगल समझती है, यानी कि अपने कानूनों का विरोध करने को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये इलीगल है, हमें वही करना है। यानी कि हमारे को अब पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना है, पर कैसे, वायलेंटली नहीं बल्कि नॉन वायलेंटली, क्योंकि आपको पता है गांधी जी का एक ही मेन टैक्टिक था सत्याग्रह, यानी कि अहिंसा परमो धर्म। तो गांधी जी कभी भी वायलेंट पे ज़्यादा जो जोर नहीं देते थे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मूवमेंट अपना आराम से बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन भाई एक वही बात है, अब गवर्नमेंट को पता है गांधी जी से डरती है गवर्नमेंट, भले ही मतलब गवर्नमेंट को भी पता है कि गांधी जी भले ही हथियार नहीं उठाते, लेकिन उनके एक बुलावे पे ना पूरा भारत खड़ा हो जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना इसी बात से डर लगता है। अब गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये मूवमेंट बड़ा तेजी से चल रहा है, कोशिश तो करना पड़ेगा। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, वरीड बाय द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगिन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। एक एक करके कांग्रेस के नेता को ही क्या करना पड़ती है, करने से लगती है ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट करने लग जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे वायलेंस होने लगती है। दिस लेड टू द क्लैश इन मैनी प्लेसेस, वायलेंट क्लैश होते हैं। अब देखो जब आप नेताओं को उठा रहे हैं, इंडियंस के नेता को उठा रहे हैं, जो कि बहुत ही साइलेंटली विदाउट एनी वायलेंस आपको अपोज कर रहे हैं, आपके विरोध में बोल रहे हैं, आप उनके नेता को अरेस्ट कर रहे हैं, तो इंडियंस तो गुस्सा कराएंगे ना, वायलेंस तो होगा ही। अब तो वही बात हो रही थी, ठीक है। अब 1 महीने बाद क्या होता है, यानी कि वही सॉल्ट टैक्स के, यानी कि 6 अप्रैल के 1 महीने बाद क्या होता है, महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सोचो, मेन जो लीडर था, मेन हीरो ही अगर आपका अरेस्ट हो जाएगा तो फिर तो चीज़ें खराब हो जाएंगी ना, क्योंकि गांधी जी ही थे जो कहते थे कि वायलेंस मत लेना, वायलेंस मत अडॉप्ट करना। लेकिन अब गांधी जी ही नहीं है, मतलब गांधी जी को ही अब जेल में बंद कर दिया गया है। तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर इन शोलापुर अटैक द पुलिस पोस्ट, municipal buildings, law courts and the railway station, all structures that symbolize British rule। यानी कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली बिल्डिंग्स होती हैं, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसेज जो भी होते हैं, उन सबको ऊपर लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं। और लोग कौन, वर्कर्स अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो स्थिति थी ना, यानी कि जो पूरा सिचुएशन था, दैट वाज इन टर्मोइल, उथल पुथल का दौर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी जब कंडीशन हो जाती है तो गांधी जी क्या करते हैं, एक बार के लिए मूवमेंट को कॉल अप कर देते हैं। वो कहते हैं यार हमारे ही दोस्तों को, हमारे ही भाई बंधुओं को, हमारे ही भाई बंधु, मतलब देखो क्या होता है ना, मूवमेंट कहाँ से, मतलब मूवमेंट को कॉल अप करने का डिसीजन गांधी जी कैसे लेते हैं। जो आपका पेशावर का एरिया है ना, जो पाकिस्तान में पड़ता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट का एरिया, वहाँ पर गांधी जी की तरह ना एक और मतलब एक पर्सनैलिटी थी, उनका नाम था इनको ना हम क्या बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। खान अब्दुल खान गफ्फार नाम है इनका, ठीक है। इनको पद्म भूषण भी मिला, भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है। तो एक ऐसे पहले विदेशी थे, पहले फॉरेन के इंसान थे जिसको हमने भारत रत्न दिया था, ठीक है। तो खान अब्दुल खान गफ्फार जो होते हैं, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है पेशावर में। तो पेशावर के लोग ना बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग ना अपना गांधी समझते हैं। जैसे हम नॉर्थ इंडिया के लोग गांधी जी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वैसे ही नॉर्थ वेस्ट में आपके इनका रोल था, इनका सीमांत गांधी कौन, खान अब्दुल खान गफ्फार, इनको ना फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। पेपर में पूछ लेगा 1 मार्क्स की, हु वाज द फ्रंटियर गांधी, तो आपको लिखना पड़ेगा खान अब्दुल खान गफ्फार, ठीक है। तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है पेशावर में। तो वहीं से जो है ना वायलेंट स्टार्ट होने लग जाता है कि लोग विरोध करने लग जाते हैं, कहीं पे तोड़फोड़ हो जाती है। तो गांधी जी मूवमेंट को कॉल अप कर देते हैं। और फिर गांधी जी देखते हैं कि धीरे धीरे पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अरेस्ट कर लिया, मोतीलाल नेहरू को भी अरेस्ट कर लिया, चित्तरंजन दास को भी अरेस्ट कर लिया। तो गांधी जी कहते हैं जब लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हैं तो हम जो है मूवमेंट को कॉल अप कर देंगे, क्योंकि ये वायलेंस लेता जा रहा है, ठीक है। अब देखो जब मूवमेंट गांधी जी कॉल ऑफ कर देते हैं तो एक क्या होता है ना, कॉल ऑफ करने से पहले
कॉल ऑफ करने के दौरान गांधी जी का इरविन के साथ ना एक पैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस है। क्या होता है, मार्च 1931 में लॉर्ड इरविन जो होते हैं, वायसराय होते हैं, साइंड अ पैक्ट विद गांधी जी। गांधी जी के साथ ना एक पीस ट्रीटी कह सकते हो आप, यहाँ एक कहते हैं समझौता पत्र साइन करते हैं, ठीक है। अब इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर अ सेकंड राउंड टेबल। अब जब वो एक पैक्ट साइन करते हैं दोनों मिलके, दोनों कौन, गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन, क्योंकि उनको भी पता है कि धीरे धीरे वायलेंस हो रही है, मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, तो लॉर्ड इरविन क्या करते हैं, गांधी जी को रोकने के लिए, इस मूवमेंट के ऊपर मतलब मूवमेंट को रोकने के लिए और ज़्यादा ना बढ़े इसको करने के लिए क्या करते हैं, गांधी जी एक पैक्ट साइन कर लेते हैं। अब पैक्ट में वो क्या बोलते हैं कि आप ना चलिए, कोई बात नहीं, जो भी गिले शिकवे थे उसे भुला दीजिए, सेकंड राउंड टेबल में मिलिए लंदन में। लंदन में क्या होगा, आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, आप वहाँ पर आइए, अपनी परेशानियों को दिखाइए। गांधी जी जाते हैं बहुत ही खुशी कि चलो भाई क्या हो सकता है, पहली बार में तो कुछ नहीं मिला था, क्या पता दूसरी बार में हमारी बात सुन ली जाए। जाते हैं वहाँ पे, लेकिन क्या होता है भाई, कैसे रिटर्न आते हैं, डिसअपॉइंटेड रिटर्न होते हैं, यानी कि कुछ भी हाथ नहीं लगता है, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि कोई बात नहीं मानी गई। वापस इंडिया आते हैं, देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखते हैं कि हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, लेकिन जितने भी लीडर्स थे अभी तक छोड़े नहीं गए हैं, बल्कि अभी भी क्या है, जेल में ही बंद है। तो फिर क्या होता है, 1934 में गांधी जी फिर से अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये 2 फेज में था। पहले था मूवमेंट, कॉल ऑफ किया, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, सेकंड राउंड टेबल के लिए गए वहाँ पे लंदन में, वापस आते हैं, देखते हैं कोई भी लीडर्स अभी भी अरेस्ट मतलब जेल से नहीं छूटे हैं, अभी भी जेल में ही है, एम्प्राइजेंड है। तो गांधी जी फिर से अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, ये मूवमेंट जो होता है, इट्स लॉस्ट इट्स मोमेंटम मतलब ये अपनी गति को खो देता है। अब वाई दिस सेकंड फेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, जस्ट बिकॉज ऑफ लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि यार देखो, पहले रॉलेट एक्ट चलाया, कॉल ऑफ कर दिया, एनसीएम चलाया, कॉल ऑफ कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस चलाया, फिर से कॉल ऑफ कर दिया। मतलब जब जैसे ही मूवमेंट रफ्तार पकड़ने लगता है, लोग एकदम अपने जोश में फुल अच्छे से ताव में आ जाते हैं कि हाँ भाई ब्रावो बताते हैं बिल्कुल कि अब तो बिल्कुल लड़ना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाना है, उसी टाइम पे गांधी जी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। तो लोगों के अंदर एक गुस्सा आ जाता है कि यार क्या है ये, बार बार का है, स्टार्ट करते हैं कॉल ऑफ करते हैं। तो इसलिए सेकंड टाइम जब मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, लोगों की पार्टिसिपेशन उतनी ज़्यादा जो है इसमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू हु वर द अलग अलग सोशल मेंबर्स दोज पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज अ वेरी वाइड टॉपिक, दैट्स व्हाई आई हैव टू मेक 2 separate पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल टेल यू हाउ मेनी डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट एंड हाउ मच द पार्टिसिपेशन ऑफ दो पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। हरिजन का क्या रोल था, वुमेन्स का क्या रोल था, है ना, हरिजन मतलब दलितों का क्या रोल था, और अपर क्लास का क्या रोल था, बिजनेसमैन का क्या रोल था, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगता है, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पूरी सीरीज आपकी आएगी। 26 अप्रैल से पहले कोर्स मैं कवर करवाऊंगी, पक्की बात है ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली, ठीक है। चलिए बाय बाय।